अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। और आप लोगों ने इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को दूसरा बजट पेश करने का मौका बिलाखिर दिया। आज वफाकी वज़ीर बराए सनत व पैदावार जनाब हमाद अज़हर साहब ने कौमी असम्बली में ये नया बजट पेश किया है माली साल का, जो कि 2020 से 2021 का बजट है। मजमूई तौर पर ये जो बजट है वो 70 खरब 13 अरब रुपए का बजट है। अगर अपोजिशन के हवाले से बात की जाए तो अपोजिशन ने इसे मुस्तरद किया है ये कहकर कि ये अवाम दुश्मन बजट है, और कहा जा रहा है कि अपोजिशन इस पर डिटेल बात करेगी सोमवार को। लेकिन मुशीर खजाना साहब के जिनकी नज़रसानी के साथ, जिनके पूरे एतमाद के साथ, गौर फिक्र के साथ जो फिगर्स तय किए गए, जो बजट रखा गया है, उन्होंने इसे कोरोना बजट का नाम दिया है। तो ये बजट किस लिहाज से आवाम के लिए पॉजिटिव होगा, इसके असरात आवाम पर किस तरह से आएंगे। हाँ, तमाम एक अच्छी बात ये कि कोई नया टैक्स जो है वो इस बजट में नहीं लगाया गया है। कोरोना के एतबार से, सेहत के निज़ाम के एतबार से, मेडिकल फैसिलिटीज़ के एतबार से ये बजट किस हद तक अहमियत का हामिल है, और तरक्याती मंसूबों के हवाले से छोटे तबके को उसमें कितना रिलीफ मिला, इस पर बात करते हैं। और बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट अमजद शुएब साहब। जनरल शुएब साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इब्राहिम राजा साहब, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार अनीका निसार साहिबा। सिद्रा इकबाल साहिबा भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगी, और तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी मोना आलम साहिबा भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही हैं। इससे पहले कि मैं कुछ डिटेल्स की तरफ बढ़ूं कि आज क्या क्या दिया गया इस आवाम को, हमारे फ्रंटलाइन सोल्जर्स को, हमारे डॉक्टर्स को, हमारे पैरामेडिक्स को और दीगर तमाम अहम शोबों को, हमाद अज़हर साहब ने किन पॉइंट्स को हाईलाइट किया है आज अपनी बजट तकरीर में, ज़रा उन्हीं की ज़बानी सुनिए पहले आप। बजट 2020-21। जनाब स्पीकर, अगले साल की बजट की तफसील ये है। आवाम को रिलीफ पहुँचाने के लिए इस बजट में कोई नया टैक्स ना लगाया गया। मुल्क के दफा और दाखिली तहफ़्फ़ुज़ को खातिर खा अहमियत दी गई है। कुल रेवेन्यू का तखमीना 6,573 अरब रुपए है। NFC अवार्ड के तहत 2,874 रुपए का रेवेन्यू सूबों को ट्रांसफ़र किया जाएगा। कुल वफाकी अखराजात का तखमीना 7,137 अरब रुपए लगाया गया है। एहसास प्रोग्राम, इस गरीब परवर प्रोग्राम के लिए पिछले साल 187 अरब रुपए रखे गए हैं, इसको बढ़ाकर 208 अरब रुपए कर दिया गया है। आला तालीम के लिए वाफिर रकूम रखी गई हैं। खसूसी इलाकों आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के लिए 55 अरब रुपए और किलगित बल्तिस्तान के लिए 32 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के ज़म्मशुदा अज़ला के लिए 56 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा सिंध को 19 अरब रुपए और बलूचिस्तान को 10 अरब रुपए की खसूसी ग्रांट इनके NFC हिस्से से ज़ायद फराहम की गई है। लाहौर और कराची में वफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम हस्पतालों के लिए 13 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। ज़रूरी शोबे में रिलीफ पहुँचाने के लिए और टिड्डी दिल की रोकथाम के लिए 10 अरब रुपए रखे गए हैं। इंशाल्लाह GDP ग्रोथ को -0.4% से बढ़ाकर 2.1% पर लाया जाएगा। वफाक और सूबाई हुकूमतों के मजमूई तरक्याती अखराजात का हुजम 1,324 अरब रुपए है। CPEC के तहत मनसूबों को बशमूल मगरबी रूट के लिए वाफर वसाइल फराहम किए गए हैं। इस सिलसिले में 118 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। और बेहतर तिब्बी खदमात, वबाई बीमारियों की रोकथाम, तिब्बी आलात की तैयारी और सेहत के इदारों की इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए 20 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। तालीम के शोबे में इस जिद्दत और बेहतरी के हसूल के लिए 30 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। चले, मेरी कोशिश थी कि आपके सामने कुछ पॉइंट्स मैं हाईलाइट कर दूं, लेकिन बड़े बेहतरीन तरीके से टीम ने तमाम वो जो अहम पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर हाईलाइट किए हैं। एक मुफस्सिल हमने आपको बजट प्लान दिखा दिया कि पाकिस्तान के लिए ये जो आने वाला साल है उसमें क्या कुछ पाकिस्तानियों को मिलने वाला है। मोना, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगी, आप ही से आगाज़ करूँगी अपने पहले सवाल का। अच्छा, अभी बताया गया कि मोना ने भी हमें ज्वाइन नहीं किया है। मोना इकोनॉमिस्ट है, मेरी कोशिश थी कि पहले उनसे सवाल किया जाता। जैसे ही मोना हमारे साथ लाइन पर मौजूद होंगी हम मोना की जानिब भी बढ़ेंगे। जनरल साहब हमारे साथ मौजूद है। जनरल साहब, चले आपसे आगाज करती हूँ। आपने अपनी जिंदगी में तमाम दिहाइयों के बजट बनते हुए देखे। इस बजट को मुशीर खजाना साहब ने कोरोना बजट का नाम दिया और अपोजिशन ने इसे आवाम दुश्मन हमेशा की तरह कहा, जैसे कि रवायती जुमला इस्तेमाल किया जाता है। लगा आपको किसी भी हालात से कि मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए ये एक अच्छा बजट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कोरोना बजट तो कोई टर्म नहीं है। हम अमूमन कहते हैं कि ये बजट जो है ये अवाम के लिए फेवरेबल है, से लोग अवामी बजट कह देते हैं, या आप कह देते हैं कि अवाम के लिए फेवरेबल नहीं तो एंटी पीपल वो कह दिया जाता है। तो
कोरोना की वजह से बाज़ मुश्किलात मौजूद हैं जिसका आप कह सकते हैं, लेकिन बजट जो है उसको हम अवाम के साथ ही हमेशा उसको जोड़ के तो देखते हैं कि उनकी जिंदगियों पे क्या असर पड़ेगा। आज हमारा कोरोना की वजह से एक बहुत बड़ा मसला है, लिविंग असाइड कि हमारी आमदनी बहुत जगहों पे कम हो गई, हमें बहुत सारा सेटबैक हुआ, बाहर से रेमिटेंसेस नहीं आ रही, यहाँ टैक्सेस नहीं जनरेट हो रहे, एक्सपोर्ट आपकी बंद हुई पड़ी है, वो सारा कुछ है। लेकिन अवाम जो है वो हमेशा अपने मामलात में वो दूसरी चीजों से हटके अपनी फवायद की तरफ सोचते हैं कि उनको रिलीफ कुछ मिल रहा है या नहीं, तो वो यहाँ इस बजट में खास नहीं है। दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो इसमें इस वक्त जरूरत थी करने की। एक तो यह है कि कोरोना की वजह से हमें ये पता लग गया कि हमारा जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है ये पूरी तरह चौक हुआ पड़ा है और ये इंतहाई नाकाफी है, और गवर्नमेंट के और बाकी भी जो इंटरनेशनल अंदाजे हम लगा रहे हैं उससे लगता ये है कि जब तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं निकलती इसकी वेव्स आती रहेंगी, शायद अगले साल फिर अल्लाह ना करे कोई ऐसा मसला फिर आए ये वेव। तो उस लिहाज से ये जरूरी होगा कि आप हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करें। उसके लिए जो रकम मुख्तस की गई है वो बड़ी ऑर्डिनरी है, वो नहीं लगता कि उससे कोई बहुत बड़ी रेवोल्यूशनरी चेंज आ जाएगी आपके हेल्थ सिस्टम में साल के बाद या इस बजट के नतीजे में। तो एक तो वो, दूसरा ये कि तालीम के शोबे के लिए भी पैसा बड़ा कम रखा गया है। मसला ये है कि इस वक्त अगर आप कोरोना के वजह से जो इफेक्ट इसका आया है वो तालीम हो गई है ऑनलाइन। अब ऑनलाइन जो है इस वक्त वो इतनी सब स्टैंडर्ड है, बच्चों को सिर्फ एक होमवर्क टाइप चीज आ जाती है डेली बेसिस पे, फिर उनको किया जाता है कि आप इसको करके तो हमें सबमिट कर दें। अब ये तो कोई तरीका नहीं है, लोगों को जरूरत होगी कि उनको बाकायदा क्लासेस उनकी करवाई जाएं जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज हो, लेकिन उसके लिए आपको पैसा चाहिए। गवर्नमेंट अपने तौर पे कुछ इंतजाम करके देती, पहले वो एक छोटी मोटी तालीमी चैनल्स होती थी, लेकिन अब वो जो मॉडर्न सिस्टम्स हैं वो यहाँ मौजूद नहीं है, उसके लिए पैसा चाहिए था, वो भी मुख्तस नहीं किया। जो डेवलपमेंटल बजट है वो भी बड़ा मीगर है, बड़ा कम है, और लोगों के लिए आपने सब्सिडीज वापस ले ली हैं बहुत सारी चीजों पे, तकरीबन 150 करोड़ रुपए की सब्सिडीज वापस हो गई हैं। इसके साथ साथ आप देखिए तो तनख्वाहें नहीं बढ़ी, पेंशन्स नहीं बढ़ी, तो वो भी अवाम के ऊपर एक इम्पैक्ट आएगा। सो किसी भी लिहाज से हम ये तो नहीं कह सकते कि ये अवाम दोस्त बजट है, लेकिन अगर मैं हुकूमत की मजबूरियां और एक कौम जो कि कर्जों में डूबी पड़ी है और उसके साथ साथ जो कोरोना ने तबाही फेरी है, अगर इन चीजों को मैं मद्देनजर रखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि हालात के मुताबिक ये एक गुजारे माफिक बजट है, हमें इससे गुजारा करना चाहिए। अच्छा, मोना हमें ज्वाइन कर चुकी है। मोना, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। मोना, जनरल साहब ने कहा हुकूमत की मजबूरियां। अच्छा, हुकूमत की मजबूरियां एक तरफ, कोरोना का पाकिस्तान में एंटर होना, कोरोना के पाकिस्तान में एंट्री एक तरफ, आपको लगता है ये एक अच्छा बजट है? मार्च के महीने में कोरोना की एंट्री हुई पाकिस्तान में। ज़रियाब, असल में बजट जब मार्च में जब ये कोरोना की एंट्री हुई थी उस वक्त भी हमारी जो ग्रोथ रेट थी वो अराउंड 1.9 और 1.6% थी, तो उस वक्त भी खैर ग्रोथ रेट इतना अच्छा नहीं था, हम काफ़ी कम हुए थे अपने ग्रोथ रेट में बनिस्बत उसके जो कि पिछली जो हुकूमत थी उससे मौजूदा पीटीआई हुकूमत ने इनहेरिट किया था। खैर, अब सीधा बातें ये हैं कि कोई 0.4% नेगेटिव हमारा ग्रोथ रेट है, उसको इन्होंने अब 2.1% तक अगले साल तक लेके जाना है, और ये इटसेल्फ बड़ा एम्बिशियस टारगेट है गिवन द फैक्ट कि इस वक्त एक मुआशी मेल्टडाउन है, पाकिस्तान में डिमांड ही नहीं है, पूरी दुनिया भर में डिमांड स्लोड डाउन है। ये कैसे मुमकिन होगा, ये मुझे बात इस वक्त इस बजट में कोई समझ नहीं आई। मतलब ये टारगेट आपने अचीव कैसे करना है, टारगेट सेट करना है एक अलग बात है, लेकिन उसको आपने अचीव कैसे करना है ये मैं समझ से मेरी कासिर है कि ग्रोथ कैसे आप अचीव करेंगे जब सारी जगहों पर इस तरह का स्लो डाउन है और ना इसमें कोई प्लान ऑफ एक्शन नजर आता है। दूसरी बात, अच्छी बात है कि इन्फ्लेशन इस वक्त अराउंड 9% तक है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि 6.5% तक उनका इरादा है, गवर्नमेंट का इरादा है कि इन्फ्लेशन को कम किया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन वंस अगेन ये एक एम्बिशियस टारगेट है।
اگر اگلے 3 مہینے تک تو انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ یہ بجلی اور گیس کے نرخ نہیں بڑھائیں گے، لیکن اگر یہ لوگ گیس کے اور بجلی کے نرخ بڑھا دیتے ہیں، فیول کے نرخ بڑھا دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں انفلیشن کیسے کم ہوگی، 6.5% تک کیسے آئے گی، یہ بھی ایک دیکھنے والی بات ہے. لیکن پھر بھی میں امیدیں ان پہ قائم رکھوں گی، گورنمنٹ پہ قائم رکھوں گی کہ غالباً یہ 3 مہینے بعد اس قسم کا جو ایک ضرب ہے وہ عوام کے اوپر نہیں ڈالیں گے مشکل حالات میں. جی تو اس لیے میں امید کرتی ہوں کہ 3 مہینے بعد کوئی منی بجٹ خدا نخواستہ نہ آ جائے جس میں کوئی اس قسم کی چیزیں کی جائیں اور جن کا مقصد یہ ہو کہ ہم ان چیزوں کو کر پائیں، کیونکہ موجودہ بجٹ میں نظر نہیں آتا کہ ڈویبل کیسے ہوگا. دوسری بات جو ٹیکس کا اہداف ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. ٹیکس کا ہدف انہوں نے 4.9 ٹریلین رکھا ہے IMF کے ساتھ مذاکرات کر کے. ابھی تک کورونا آپ نے جیسے درست فرمایا کہ مارچ میں آیا ہے، لیکن مارچ سے پہلے تو کورونا نہیں تھا. تو ان حالات میں جو بجٹ جو ٹیکس ہم اس کے باوجود کلیکٹ کر پائے تھے وہ ہم 3.9 ٹریلین کر پائے تھے، جہاں پر ہمارا موسٹ آف دا ایئر وداؤٹ کورونا گزرا ہے اور پھر کچھ ہمارے ماہ مارچ کے بعد سے آن ورڈز ود کورونا گزرے ہیں. تو اگر ان حالات میں بھی 3.9 ٹریلین کی ٹیکس کلیکشن ہو پائی ہے تو اب جب کورونا موجود ہے تو 4.9 ٹریلین یعنی کہ 1 ٹریلین زیادہ کیسے ہو پائے گا جب اضافی ٹیکس بھی نہیں لگایا گیا ہے. ونس اگین یہ مجھے میری پرانے خدشے پر لے جاتا ہے کہ کیا یہ لوگ 3 مہینے بعد نرخ بڑھا دیں گے بجلی کے، گیس کے اور پیٹرول کے. یہ اب دیکھنے والی بات ہے. بہرحال بات یہ ہے کہ جو پینشنز اور سیلریز نہیں بڑھی ہیں، کیونکہ گزشتہ سال بھی اسی قسم کا بجٹ آیا تھا اور عوام اس دفعہ اس مرتبہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کورونا وائرس کے حالات میں ایٹ لیسٹ اتنا ریلیف دیا جائے گا. تو وہ میں سمجھتی ہوں کہ سیاسی طور پر اور ایک عوامی سطح پر بھی بہت اس کا ایک بیک لیش آئے گا اور گورنمنٹ کو اس کو بیئر کرنا پڑے گا. حتیٰ یہ اچھی بات یہ ہے کہ آسٹیرٹی اس دفعہ ہمیں واقعی دیکھنے میں بھی سامنے آئی ہے. آسٹیرٹی کے کچھ اچھے اقدامات کیے ہیں. جو نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے اس کو بہت خاطر خواہ حد تک کم کیا گیا ہے. PM ہاؤس کے بھی خرچے یا اخراجات کوئی 21% تک کم آئے ہیں، جو کہ کل کے اکنامک سروے میں بھی بتائے گئے تھے. آگے آنے والے ٹائم میں بھی جو نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے وہ کم ہے. ہیلتھ کا جو بجٹ ہے وہ 130% تک بڑھایا گیا ہے. یہ کچھ اچھی باتیں ہیں بجٹ کی. اوور آل آئی تھنک اٹس اے مکسڈ بجٹ اور ہر دفعہ کی طرح. لیکن اگر یہ پینشنز اور سیلریز بڑھا دیتے تو یہ عوام پہ بہت بہت احسان کرتے. اس وقت حالات بہت مشکل ہیں. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ اوور آل اگر ہم کورونا صورتحال کو دیکھیں تو کسی حد تک آپ کو اچھا بجٹ نظر آ رہا ہے، اور اگر سیلریز مطلب تنخواہوں میں اضافہ ہوتا، پینشنز میں اضافہ ہوتا تو شاید سونے پر سہاگا ہو جاتا. رائٹ مونا؟ بالکل کریکٹ. اوکے سدرا آپ کی طرف آؤں گی، لیکن باقی پارٹیسپینٹ سے بھی میں یہی کہوں گی کہ بجٹ کے حوالے سے ہمارا ایک کوشچن ہے. اگر آپ بعد میں بھی ڈسکشن کا پارٹ بننا چاہتے ہیں اپنی اوپینین دینے کے بعد تو آپ بات کر سکتے ہیں. سدرا کیسے لگا آپ کو آج کا بجٹ؟ کل کی جو تقریر تھی مشیر خزانہ صاحب کی وہ بھی آپ نے سنی، کافی الارمنگ تھی کہ ہمارے ٹارگٹس پورے نہیں ہوئے. آج کا جو بجٹ ہے وہ ڈویبل ہے آنے والے دنوں کے حوالے سے، اور عوام کے لیے کہیں نہ کہیں آپ کو ریلیف نظر آیا اس میں؟ اب ہم ہمیشہ جو ہمارا فیڈرل بجٹ ہوتا ہے اس کو ایک مارچ کی طرح دیکھتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ سب ایک دم دودھ اور شہد کی نہریں بہنے لگیں. ہمیں بتایا جائے کہ پیٹرول اور بجلی اور گیس کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں، ہماری سیلریز بڑھ گئی ہیں، مہنگائی یکایک ختم ہو گئی ہے. آئی تھنک کہ ہم سب مینٹلی اس بات کے لیے تیار تھے. پوری دنیا میں جو اس وقت سچویشن ہے کہ دس از گوئنگ ٹو بی اے ٹف بجٹ. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ آپ کو میں اس کا ایک اور زاویہ دیتی چلوں کہ پاکستان کی ہسٹری کے 8 ایئرز میں پہلی دفعہ ہے کہ ہماری اکانومی کانٹریکٹ کی ہے. تو یہ اپنے آپ میں بڑا مشکل ایک بات تھی، کیونکہ اگر آپ یہ حماد اظہر صاحب کی تقریر آپ نے کل بھی سنی اور آج بھی جو وہ علام کی بات کر رہے تھے، 3,300 بلین کم اس وقت ریونیو تھا. اور اس کے اندر اگر بات کی جائے یعنی ہماری GDP اس سے گھٹی ہے، اور اس کے علاوہ گورنمنٹ کے جو نان ٹیکس ریونیوز ہے وہ تقریباً 12 بلین سے کم ہوئے ہیں. تو یہ پنچ تو ہم سب محسوس کر رہے ہیں. میں نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا تھا کہ ہمارا ہمیشہ سے جھکاؤ ہماری ریمیٹنسز کی طرف رہتا تھا، اور جب پوری دنیا میں ایک پینڈیمک ہے، لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، تو اس نے ہمیں بری طرح متاثر کیا ہے. ٹریول اس سے ختم ہوئی ہے. جن چیزوں کی طرف میں آنا چاہوں گی جو مجھے مثبت لگی، ایک چیز پہلے بھی میں نے دیکھی تھی کہ پاکستان بزنس کاؤنسل نے فوری طور پہ کہا تھا کہ ہمیں اپنی ٹیکس کو چیز کرنے والی جو ہماری ایک مینٹالٹی ہے اس کے بجائے ہمیں ڈومیسٹک کنزمپشن کو بڑھاوا دینے
होने वाली पॉलिसीज की तरफ जाना पड़ेगा। इससे पहले कि हम इस तरफ आएँ, बताती चलूँ कि लोग इसको तनकीद के इस ज़ाविये से देख रहे हैं कि ऑटोमेटिकली हमारा इस वक्त जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी, उन्होंने भी इस तरफ इशारा किया कि PTI एक नारे के साथ आई थी कि हम करप्शन को ख़त्म करेंगे, मुल्क की जो लूटी हुई दौलत है उसको वापस लेके आएंगे। तो उन्होंने आते ही इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज़ को अपनाया, जिसकी वजह से उनका जो दो बड़े उनके अहदाफ थे उन्होंने उसको अचीव किया। करंट अकाउंट डेफिसिट खत्म हुआ, ट्रेड डेफिसिट कम हुआ। यानी कहाँ हम बात करते होते थे, अगर मैं नंबर्स की तरफ देखती हूँ ज़रा, करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा 19 बिलियन US पे पहुंचा हुआ था, अब वो तकरीबन 2 साल पहले की बात बता रही हूँ, इस वक्त वो 3.3 बिलियन पे आता है। इस पे तनकीद मजीद ये की जाती है कि जी इसने तो नीचे आना ही था, क्योंकि आपके मुल्क में इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही थी, ना आप इम्पोर्ट कर रहे थे, ना वैल्यू ऐड के लिए ना आपके पास मशीनरी थी, ना कोई नई इंडस्ट्री लगाई जा रही थी। तो ये ट्रेड डेफिसिट का या ये इन करंट अकाउंट डेफिसिट का कम हो जाना, इसको अचीवमेंट ना माना जाए। कमिंग बैक टू द कोरोना एंड द अदर सिनेरियो कि आप डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते थे। जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी इस बजट में, बिकॉज ऑफ कोर्स वी कांट बी प्रिडिक्टिंग द नेक्स्ट होल 1 ईयर, ये अच्छे अहदाफ इन्होंने अपने लिए मुकर्रर किए हैं। मुना की तरह इसमें बहुत कुछ मिसिंग है इस वक्त कि ये चीज़ें ये कर कैसे पाएंगे, ना रेमिटेंसेस ऊपर जा रही हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स इस वक्त बढ़ेंगी नहीं। लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए, एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी कि इन्होंने पहले आपको शिनाख्ती कार्ड दिखाना पड़ता था अगर आप 50,000 के लगभग किसी चीज़ की खरीदारी करते थे, उसको बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया। और इसकी वजह यही है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ाया जाए। दूसरी तरफ सेल टैक्स, लोगों को ये बड़ा रियलाइज हो रहा है, आई थिंक हुकूमत को इस बात का अदराक है कि इस वक्त स्मॉल बिजनेसेस, ट्रेडर्स, दुकानदार, रेस्टोरेंट्स, ये सब लोग सफर कर रहे हैं। तो सेल्स टैक्स को कम करके इन्होंने 14% से 12% कर दिया, जो कि मुझे अच्छा लगा। और इन हालात में भी मुझे ये बात अच्छी लगी कि क्लाइमेट चेंज का आने वाला जो इम्पैक्ट है उसके लिए भी कुछ रकम को मुख्तस किया गया है। कोरोना के लिए अलग से पैसे रखे गए हैं, हेल्थ और एजुकेशन की बात की जा रही है, रिसर्च, साइंस एंड इनोवेशन की बात की जा रही है। तो ये वो चीज़ें हैं, एटलीस्ट इनको बजट में इस वक्त शामिल रखना, जो इतना मुश्किल बजट है जब आपकी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, लोकस्ट हमला हुआ है, कोरोना के वार जारी है। आई थिंक मेरे ख्याल में दिस वाज अ वेरी बैलेंस्ड बजट, इट्स अ गुड बजट लुकिंग एट द सर्कमस्टांसेस राइट नाउ। अनीका, आपकी तरफ आने से पहले कुछ अदाद शुमार ज़रा मैं यहाँ पर बता दूँ कि हमने माजी के जो टारगेट्स हैं उनकी अचीवमेंट को मद्देनज़र रख के अपने मुस्तकबिल का फैसला करना है। हफीज़ शेख साहब ने कल खुद फरमाया कि महसूलात के हदफ में हमें 3000 अरब रुपए का नुकसान हुआ। ये कोई छोटा नुकसान नहीं है, लेकिन साथ ही साथ PTI गवर्नमेंट ये भी कहती है कि टारगेट बड़ा रखो, पहुँचते पहुँचते उसके करीब आप पहुँच ही जाएंगे, एक्चुअल हमें जितना फिगर चाहिए होता है। अब जो आज का हमने टारगेट मुकर्रर किया, जिस तरह से अभी सिदरा ने भी बात की कि पाकिस्तान को किन किन मसाइल का सामना है, कोरोना का अलग है, टिड्डी दल का हमला अलग है, कुदरती आफात, इस तरह के डिजास्टर्स वगैरह से पाकिस्तान गुजरता रहा है। तो ये है एक अच्छा बजट अगर हम तमाम तो सूरत हाल को देख के बात करें तो। देखिए, मैं एज एन इकोनॉमी स्टूडेंट आई वुड स्ट्रेट फॉरवर्डली से कि ना ये अच्छा बजट है और ना ये बुरा बजट है। अनीका, मैं ये एक बात आपको बताऊं कि ये सारी जो बहस है ना, इसको इस नुक्ता निगाह से देखिए कि इस साल एक्सटर्नल डेट सर्विसिंग हम नहीं कर, जो कुछ है ये आर्जी है उस लिहाज से कि नेक्स्ट ईयर जब आपकी डेट सर्विसिंग आएगी तो इकोनॉमी की हालत क्या होगी, क्योंकि ये बजट की जो इनकम है ये आपने अगले साल जनरेट करनी और जरूरियात आपकी ज्यादा है। जो मोना कह रही थी, पॉसिबिलिटी कर नजर आता है कि 3 महीने के बाद फिर एक बजट ना आ जाए, क्योंकि असल प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त आपको एक्सटर्नल डेट सर्विसिंग नहीं करनी और उसकी वजह से एक आपको क्वेश्चन मिल गया, आपके पास पैसे अवेलेबल हो गए जो नेक्स्ट ईयर आपको अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन इस साल वो आपको अवेलेबल है। इंटरनल डेट आप बिल्कुल वो डेट सर्विसिंग हो रही है जो आपने लोकल बैंकों से लिया हुआ, उसके लिए आप रीपेमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन बाहर का नहीं। तो ये चीजें में रखते हुए आप देखिए कि क्या ये सारे टारगेट्स वगैरह ये अचीवेबल होंगे, हम इतनी इनकम जनरेट करेंगे। जो कुछ किया जा रहा है या कहा जा रहा है उसमें अगर क्वांटम देखा जाए आपकी अपनी रिक्वायरमेंट का, यानी आप हेल्थ की बात कर रहे हैं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जिस तरह के सिस्टम आपको इस वक्त चाहिए और जिस तरह मुल्क जमूद का शिकार है, उस लिहाज से रकम मजबूरी के तहत तो जो आपको मिल रहा है ठीक है, लेकिन फैक्चुअली ये आपकी जरूरतें पूरी नहीं कर सके।
चलें अनिका, मैं आप ही की तरफ आऊँगी इस उसके साथ कि चूँकि मुआशरात पे आपकी काफ़ी गिरफ्त है, काफ़ी इंटेंस आप बताती हैं, लेकिन कुछ आसान अल्फाज में भी उन ख़वातीन के लिए भी कि जिन्होंने घर का बजट भी बनाना है। मैं बड़े सादा अल्फाज में आपको ये बोलूँगी कि हम लोग बड़ी ऑप्टिमिस्ट किस्म के अपने आदादो शुमार रखें और आप घर वालों को बताएं कि हमारी आमदनी अगले साल जो है वो तकरीबन जो होगी वो 5 लाख के करीब होगी, असल आमदनी आपकी 2.5 लाख होनी है, तो घर वाले जो हैं वो बजट बनाएंगे 5 लाख के हिसाब से। यानी अभी ये बजट जाना है सूबों की तरफ। आपने टैक्स के कलेक्शन का एस्टिमेट तकरीबन 27-28% इंक्रीज कर दिया है, वेयर एज PSDP जो है, जो हमारा डेवलपमेंट फंड होना होता है, उसको आपने तकरीबन 18% के करीब सु कर दिया है। इससे ये समझ नहीं आ रही कि टैक्स कलेक्शन तो आप ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन ये जो टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होगी, इसके एस्टिमेट्स जो ज़्यादा किए हैं वो जाएंगे किधर? अगर वो ऐसी जगह पर नहीं जाते जो कि डेवलपमेंटल काम की तरफ हों तो फिर वो किधर जाएंगे? नंबर 1 यहाँ 2-3 चीज़ें बड़ी अहम है। वो ये कि एक तो हम लोगों ने ग्रोथ का एस्टिमेट भी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रख लिया, मेरी नज़र में ओवर ऑप्टिमिस्टिक रख लिया, क्योंकि पूरा साल हमें ये बताया जाता रहा कि 3.3% हमारी ग्रोथ रेट है, लेकिन एंड में आके हमें पता चला कि नहीं, ये तो 1.9% है। तो ऐसा ना हो कि हमें बताया जा रहा हो कि तकरीबन 2% हमारी ग्रोथ रेट होगी, लेकिन आगे चल के हमें बताया जाए नहीं, ये तो -0.4% के करीब ही हमारी ग्रोथ रेट रही, अनफॉर्चुनेटली। इसके अलावा जहां बात आती है फिस्कल डेफिसिट की, तो अनफॉर्चुनेटली पिछले साल भी फिस्कल डेफिसिट बढ़ा, इस साल भी फिस्कल डेफिसिट बढ़ा। हमें इस हुकूमत की पॉलिसीज के अंदर एक वाज़े तौर पर टिल्ट मैक्रो इकोनॉमिक जो सिचुएशन है उसको बेहतर करने की तरफ नजर आया, माइक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन अनफॉर्चुनेटली बेहतर करने की तरफ एक सेकेंडरी प्रायोरिटी नजर आई। और जब माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर नहीं होते तो फिर ऑटोमेटिकली अवाम के अंदर इज़्तिराब पाया जाता है। 2 और बातें बड़े वाज़े तौर पर हमारे सामने आई हैं इस बजट के अंदर कि इस बजट में ज्यादा तब्दीली तो नहीं की गई है। इस बजट में पिछले बजट के कंपैरिजन में कुछ सेम चीजें हैं, लेकिन यहाँ MSMEs बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मीडियम एंड स्मॉल साइज जो आपकी इंडस्ट्री होती है वो किसी भी मुल्क का पहिया होती है, इकोनॉमी का पहिया होती है। तकरीबन 50% के करीब वो आपकी इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट करती है, और पाकिस्तान की सूरत हाल के अंदर ये और भी ज़्यादा है, इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस से ज़्यादा छोटे छोटे बिजनेसेस की तरफ ध्यान दिया जाता है। तो इनकी तरफ इनको तो कुछ रिलीफ देना बनता था, जो मुझे एज सच अनफॉर्चुनेटली नज़र नहीं आया। एंड वी होप कि आने वाले टाइम्स के अंदर, मैं ये आपको बड़े वाज़े तौर पर बता रही हूँ कि ये बजट जो है ये हतमी बजट नहीं है। इसलिए क्योंकि कोरोना के होते हुए ये पॉसिबल ही नहीं था हुकूमत के लिए कि वो एक हतमी बजट दे। आने वाले महीनों के अंदर हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रद्दोबदल देखेंगे ही देखेंगे सूरत हाल की तब्दीली के हिसाब से। अगर कोरोना बढ़ता है तो अनफॉर्चुनेटली हमारी इकोनॉमिक सूरत हाल भी टाइटन होते हुए नजर आएगी, अगर कोरोना घटता है तो फिर ऑटोमेटिकली हमारी इकोनॉमिक जो फिस्कल स्पेस है हम लोगों को ज्यादा मिलेगी। तो यहाँ MSMEs का मामला भी है। दूसरी बात जो है वो ये कि जो बजट, जो इंडस्ट्री को मदद करना, क्योंकि देखिए टैक्स बढ़ाने का हदफ हम लोगों ने किया 27-28% के करीब, हमने अपने एस्टिमेट्स बढ़ाए, अहदाफ बढ़ाए। तो यहाँ बड़ा ज़रूरी ये है कि साथ साथ बिजनेस एक्टिविटी की जनरेशन की तरफ ध्यान दिया जाए। क्यों? क्योंकि टैक्स इकोनॉमी में बड़ा बेसिक सा रूल होता है कि टैक्स जो है वो रिजल्ट होता है बिजनेस एक्टिविटी का। टैक्स इन इटसेल्फ कोई चीज़ नहीं होती अनटिल और अनलेस आप बिजनेस एक्टिविटी जनरेट नहीं करें। आप अगर बिजनेस एक्टिविटी को स्लो डाउन करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि टैक्स जनरेट होगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बिजनेस एक्टिविटी जनरेट करने के लिए इस बजट के अंदर हम लोगों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में तो कुछ मामलात हमें समझ आए, स्पेशली टूरिज्म की फील्ड के अंदर और तामीरात के शोबे के अंदर, लेकिन कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को घटते हुए नजर नहीं आ रही, जिसकी वजह से बिजनेस एक्टिविटी स्लो डाउन का शिकार हो सकती है। और बिजनेस एक्टिविटी ऑलरेडी कोरोना वायरस की वजह से स्लो डाउन का शिकार है। इसलिए जो टैक्स का मैं कह रही थी पहले भी कि बहुत ज्यादा ओवर ऑप्टिमिस्टिक किस्म का हम लोगों ने हदफ लगाया है, मैं इसलिए भी कह रही थी क्योंकि जब बिजनेस एक्टिविटी, इस दफा भी ऐसा ही है, अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही है। क्योंकि देखिए बिजनेस एक्टिविटी सुकड़ रही है और बिजनेस एक्टिविटी अब मजीद सुकड़ेगी कोरोना की वजह से। इसलिए टैक्स का हदफ
पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, अनटिल और अनलेस आप बिजनेसमैन को कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी ना दे दें जो कि वो वाकई समझें कि ये इसके बाद जो है हमारी बिजनेस एक्टिविटी बूम पे जाएगी और हम टैक्स कलेक्शन की तरफ भी जाएंगे। एक और बात मुझे करने दीजिएगा, वो ये कि जो डॉक्यूमेंटेशन इस हुकूमत का एक बड़ा वाज़े तौर पर एक बात थी कि हम लोगों ने बिजनेस को डॉक्यूमेंट करना है। जो ब्लैक बिजनेस है, ब्लैक हमारा अनफॉर्चुनेटली इकोनॉमी है, उसको भी हम लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लेकर आना है। जो बिजनेसमैन थे उनका ये एक तरह से इस्तदा थी हुकूमत से कि आप डॉक्यूमेंटेशन को कुछ अरसे के लिए डिले कर दें ताकि हम इकोनॉमी को चलाते रहें, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन अभी भी इस हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मैं इसको एक पॉजिटिव के तौर पे देखूंगी, लेकिन शायद इस सूरत हाल के अंदर ये एक पॉजिटिव के तौर पर किरदार ना अदा कर सके। ठीक है, एक पॉइंट आपने यहाँ पर रेज किया कि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हमें बिजनेस एक्टिविटी को मौसर बनाना होगा। जब तक बिजनेस एक्टिविटी नहीं होगी पाकिस्तान में, उस वक्त टैक्स को जनरेट करना, हमारे लिए रेवेन्यू जनरेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इब्राहिम, कैसे लगा आपको आज का बजट? अच्छा बजट है? और दीगर जो हल्के हैं, कारोबारी हल्के, वो उसको कैसा देख रहे हैं? देखें, हमारे यहाँ जिस भी हुकूमत ने जो बजट पेश किया उसको उन्होंने कहा कि ये अवाम दोस्त बजट है, और अगर वो सारे बजट अवाम दोस्त होते तो आज हमारे अवाम दुनिया के उन ममालिक की अवाम में ना शामिल होते जो कि बदहाल तरीन अवाम हैं। अब आप ये जो कह रहे हैं कि इसको मौजूदा हालात के तनाजुर में क्या ये बजट अच्छा है, तो मौजूदा हालात को आपको पिछले 2 साल से देखना होगा, सिर्फ आपको उसको कोरोना के तनाजुर में नहीं देखना होगा। 5.8% ग्रोथ रेट से आपको हुकूमत मिली थी, और 2 जो फैक्टर्स हैं मईशत को जो कहा जाता है कि ज़हर कातिल थे पाकिस्तानी मईशत के लिए, एक दहशतगर्दी, हमारी फ़ौज की बेपुनाह जो कुर्बानियाँ थी उसकी वजह से जब इस हुकूमत ने तहरीक इंसाफ ने हुकूमत संभाली तो तकरीबन दहशतगर्दी वो ख़त्म हो चुकी थी। दूसरा, लोड शेडिंग। आपको पता है कि पिछले 2 साल से हमें बहुत ही कम नज़र आया है कि लोड शेडिंग हुई है, और इवन ये भी कहा जा रहा है कि अब तो हमारे जो नेशनल ग्रिड है उसमें हमारे पास सरप्लस बिजली है। तो ये 2 फैक्टर जो हमारी मईशत को बुरी तरह मुतासर कर सकते थे और मुतासर कर रहे थे, ये दोनों फैक्टर्स जो हैं इस हुकूमत ने इनहेरिट नहीं किए। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा 5.8% से हम 3.3% हमें बताया गया, लेकिन असल में वो 1.9 पे था। अच्छा, दूसरा, उसके बावजूद यानी इस हुकूमत ने कहा कि हम कोई फिस्कल डिसिप्लिन लेके आ रहे हैं, हम IMF के साथ जो हैं वो हमारी बड़ी कामयाबी है कि हमने उसके साथ एक कामयाब डील की। लेकिन ये जो अनीका साहिबा ने बात की कि हमने माइक्रो लेवल पे, क्योंकि जो अवाम है वो मैक्रो लेवल पे तो आप कह रहे हैं कि जी हम फिस्कल डिसिप्लिन लेके आ रहे हैं, हम करंट अकाउंट डेफिसिट कम कर रहे हैं, लेकिन असल में अवाम को तो इस बात से गर्ज है कि उन्हें क्या मिला। क्या पिछले 2 साल में बिजली और गैस की कीमतें और जो उनकी बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ों की कीमतें हैं, क्या उनमें 200 से 300% तक इजाफा नहीं हुआ? क्या हमारी जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास आपकी तरक्की का इंडिकेटर होती है कि आप लोअर क्लास को ग्रेजुअली मिडिल क्लास में लेके जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पिछले 2 साल में हमारी जो मिडिल क्लास है वो लोअर क्लास में चली गई, और जो बेचारी लोअर क्लास थी वो पनाहगाहों में और लंगर खानों में, और उसको हमने वहाँ पे धकेल दिया। तो ये जब हम ये बात कर रहे हैं कि ये मौजूदा हालात में, तो इसको उससे पिछले 1.5 साल के हालात भी देखने चाहिए। अब अच्छा, कुछ लोग ये भी तनकीद कर रहे हैं कि इस वक्त सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ या पेंशन में इजाफा नहीं हुआ, तो हमें ये देखना चाहिए कि जो इकनॉमिक सर्वे आया कि जिसमें ये खदशा जाहिर किया गया कि 1 करोड़ तक लोग बेरोज़गार हो सकते हैं, तो हमारे ये जो सरकारी मुलाजमीन हैं, ये अफसोसनाक बात है कि ज़ाहिर है कि इनकी क़ुव्वत ख़रीद भी कम हुई है, कि इनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ, लेकिन कम से कम इनको बेरोज़गार होने का खदशा तो नहीं है कि इनकी चलें रोज़ी रोटी चलती रहेगी। लेकिन जो 1 करोड़ लोग जो बेरोज़गार होने जा रहे हैं, जिसके बारे में ख़ुद हुकूमत कह रही है, हमें उनको वो देखना चाहिए। दूसरा, इस बजट में भी इसको 2-3 मैसेज कन्वे किए गए हैं कि एक हम अपना फिस्कल डिसिप्लिन रखेंगे, यानी IMF की जो शराइत है उनको हम मीट करेंगे, और दूसरा हम ऑस्टेरिटी मेजर्स जो हैं वो लेंगे। अगर आप इसको पिछले 1.5 साल में जो हमारी मईशत के साथ हुआ, प्लस कोरोना जो मार्च से ऑनवर्ड हुआ, उसको मिला के देखें तो फिर ये एक मुनासिब बजट है। लेकिन अगर आप ये कहें कि ये सिर्फ जो मुसीबतें आ रही हैं और ये जो सब कुछ हुआ है ये सिर्फ कोरोना की वजह से हुआ है, तो ये सिर्फ कोरोना की वजह से नहीं हुआ, और आवाम ने पिछले 2 साल में बहुत ज्यादा सफर किया है, और ये मिनी बजट आएंगे आगे भी और आवाम ज्यादा सफर करेगी। लेकिन अगर इसको पिछले 2 साल की नाकिस परफॉर्मेंस के तनाजुर में देखा जाए तो फिर ये एक मुनासिब बजट है, क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ में कहा तो जा रहा है कि मेरे सवाल पे मैं 2 साल की उस पर नहीं जा रही, मतलब
मतलब स्पेसिफिकली ये जो पिछले 4 महीने का मार्जिन हमने देखा, क्योंकि आलमी मईशत भी सुकर चुकी है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा बजट है? देखिए हमारा जो ग्रोथ रेट है माइनस में 68 ईयर्स में गया है। 3-4 और ममालिक है जिनके ग्रोथ रेट जो है माइनस में गया है, पाकिस्तान के अलावा सिर्फ 3-4 ममालिक हैं। अब अगर हमारी इकॉनमी थोड़ी सी पहले बेहतर होती तो इसका मतलब है कि ये झटका जो कोरोना का हम कुछ ना कुछ बर्दाश्त कर लेते, लेकिन ऑलरेडी जब वो 1.9 पे थी तो उसके बाद तो जाहिर है कि कोरोना ने, और ये बात भी ठीक है कि मार्च से पहले भी आप अपने जो की टारगेट थे वो सारे मिस कर रहे थे। उस वक्त भी जितने आपके माहिरीन माशियात थे वो ये प्रिडिक्ट कर रहे थे कि अगर ये कोरोना ना भी आता तो ये बजट जो है वो कुछ ज्यादा लोगों के लिए अच्छा नहीं हो सकता था, यानी कोई आवाम दोस्त बजट नहीं हो सकता था। तो 2 साल I'm sorry, I'm cutting you short here. If I may add, देखिए टैक्स कलेक्शन का जो हदफ था हम मार्च के अंदर ही पूरा नहीं कर सके थे। ये सारा का सारा टैक्स कलेक्शन का हदफ कोरोना के ऊपर डालना सही नहीं होगा। तकरीबन 900 के करीब आप सारा का सारा जो है वो डाल दें कोरोना के खाते के अंदर, इट्स नॉट पॉसिबल। अनफॉर्चुनेटली हम इससे पहले भी टैक्स का हदफ नहीं मीट कर पा रहे थे। अगर आप 3 महीने लगा भी लें, आप 4 क्वार्टर्स को देखें, उसके अंदर आप 909 को डिवाइड कर दीजिए, इक्वली डिवाइड कर दीजिए, तो कोरोना से अगर आप कह भी दें कि चलें बहुत ज्यादा हो गया कोरोना से डेफिसिट अनफॉर्चुनेटली, तो आप चले 300 लगा लें, 400 लगा लें, लेकिन आप कंप्लीट 900 इस खाते में, कोरोना के खाते में नहीं डाल सकते। ठीक है, तो मतलब ये जो हमने टारगेट अचीव नहीं कर पाए हैं, जहां से हम उस टारगेट को मीट नहीं कर पाए हैं, उसका खमियाजा हम इन 4 महीनों में मार्च से लेकर आज जून तक नहीं डाल सकते। सिद्रा, मोना, एनीबडी ऑफ यू वांट टू ऐड एनी कमेंट? फिर मुझे ब्रेक पर जाना है। जी सिद्रा, ये बात कहना मुझे लगता है कि थोड़ी सी अनरियलिस्टिक सी बात है, और ये हम वी आर ट्राइंग टू बी टू बिटर एंड क्रूअल व्हेन वी से दिस एज वेल, क्योंकि आप पूरी दुनिया की इस वक्त सिचुएशन देखें कि इन 4 महीनों में कैसे बदल गई है। व्हाई डू वी कीप कंपेयरिंग एंड से कि हम इससे पहले फलाना हदफ हासिल नहीं किया था। टैक्स कलेक्शन का हदफ तो अगर आप गुज़िश्ता कई हुकूमतों को देखें, कई लोगों ने इसको लांगा है, कई दफा हमारे टैक्सेस पूरे नहीं होते, हम रेमिटेंसेस से इधर उधर से। इस दफा जो हमें ज्यादा पिंच महसूस हुई थी, और मेरे ख्याल में पीटीआई ने बड़ा इसको वाज़ेह भी किया था, कि हमारी पैरेलल और ब्लैक इकोनॉमी, यानी जो आपकी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी थी, वो बड़े एक क्लियर हदफ लेके चल रहे थे कि हम उसको लेके आना चाहते हैं इन द एक्चुअल रन ऑफ थिंग्स। सो यू नो व्हाट इज द डेप्थ एंड ब्रेथ ऑफ एन इकोनॉमी। ऐसे कैसे हो सकता है कि 22 करोड़ की आवाम कई चीजों से अनअफेक्टेड चले जा रही थी। इस वक्त भी अगर आप सिनेरियो को देखते हैं, देयर इज रिलीफ प्रोवाइडेड। 1 साल के अंदर अगर पूरी दुनिया में बात की जाए, आप 136 नंबर की रैंकिंग पे थे, जहां बात की जाती थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पे बहुत सारी चीजें और असरअंदाज होती हैं, अनीका उस पर भी बात कर रही थी, लेकिन कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में भी आप देखें, पेट्रोल की कीमत इस वक्त 42 रुपए कम कर दी गई है, डीजल की कीमत इस वक्त 47 रुपए कम कर दी गई है। लेकिन हम अपने रवैयों और अपने पैटर्न्स को क्यों नहीं देखते? जब आपको ये थोड़ी सी रिलीफ मिलती भी है तो हम खुद क्या करते हैं? लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो पेट्रोलियम के अंदर हमें रिलीफ मिला है, द गवर्नमेंट मस्ट बी अप्रिशिएटेड फॉर दैट, बट उसके साथ साथ ये भी देखना है कि पेट्रोलियम मसनूआत मिल भी रही हैं या नहीं मिल रही हैं। उमर अयूब साहब ने डायरेक्टली डीजी ऑयल को ब्लेम किया है कि डीजी ऑयल वो खत कैसे लिख सकते हैं कि जुलाई के अंदर कीमतें बढ़ जाएंगी तो होर्डिंग ज्यादा होने के खदशात हैं, इसलिए आप होर्डिंग के खिलाफ इक़दामात उठा लें। आपके पास 100 बिलियन की सब्सिडी, इस वक्त भी आपके पास 100 बिलियन की सब्सिडी इलेक्ट्रिसिटी, गैस और इन चीजों की रिलीफ के लिए दी गई है। ऐसा नहीं है कि आम आदमी का सोचा नहीं जा रहा। इस दौरान भी जब आपको लगता था कि सारी की सारी हमारी रिसोर्सेज डाइवर्ट हो जानी चाहिए थी हेल्थ की तरफ, आपने फिर भी एजुकेशन की बात की, आपने फिर भी इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज की बात की, आप नया पाकिस्तान जो हाउसिंग स्कीम है उसके लिए भी पैसे मुख्तस कर रहे हैं। देखिए, एवरीथिंग इज चेंजिंग ड्रास्टिकली पूरी दुनिया में। आप हमारी बात कर रहे हैं, यहाँ पे फिर भी हमारे पास वसाइल है, हम अपना खाना खुद उगाते हैं, हम अपने कपड़े खुद कर सकते हैं। आपके पास एक बहुत बड़ी डोमेस्टिक मार्केट है जिसको अगर ये गवर्नमेंट चाहे, सही पॉलिसीज हो, तो वी मे बी एबल टू टर्न इट अराउंड। अभी तक इनकी जो पैरालिसिस रही है कि जब दे वेंट आफ्टर पीपल हु वर करप्ट, देयर हैज बीन एन एग्जीक्यूटिव पैरालिसिस। हर एक के जब फाइलें आपने खोल दी तो लोग कोई भी डिसीजन लेने से रोकने लगे। आप भी अगर अपना कमेंट ऐड करना चाह रही हैं तो फिर मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है एंड वेरी क्विकली। जी ज़रियाब, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि वाकई जब 2009 का रिसेशन था तो कोई -0.3 तक श्रिंक हुई थी पूरी दुनिया भर में इकोनॉमी। अब ये 3% तक श्रिंक हो रही है जो फोरकास्ट है, तो यकीनन इस सिचुएशन की ग्रेविटी तमाम समझते हैं। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि हमारे अपने जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं मुआशी सतह पर, वो भी बहुत गंभीर हैं, बहुत सीरियस हैं। कोरोना ने हमें मार्च ऑनवर्ड्स इम्पैक्ट किया है, लेकिन मार्च से पहले भी कोई सूरत हाल
ہنکی ڈوری نہیں تھی. یہ بات بالکل صحیح ہے. اور گورننس کے جو معاملات ہیں وہ بڑا سیریس ہٹ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں, کیونکہ پیٹرول کی قیمتیں کم ہوں, فیول کی قیمتیں کم ہوں, مجھے لگتا ہے ان کا سیدھا ٹرانسلیشن کم سے کم آپ کے انفلیشن پر اور دیگر اشیاء پر بھی آنا چاہیے. اس کا کوئی ٹرانسلیشن کسی اور جگہ پر نہیں آتا. اور آلدو انہوں نے 6.5% کہا ہے کہ انفلیشن یہ لوگ کم کریں گے, لیکن جو اسٹیٹ بینک نے پروجیکٹ کیا ہے وہ کہا ہے کہ یہ تو بڑھے گی انفلیشن, آئندہ آنے والے ٹائم میں 10% تک انفلیشن جانے کا خدشہ ہے. تو اس کا مطلب یہ جو گورننس کے باٹل نیکس ہیں یہ ان کو بڑا ہارڈ ٹائم دے رہے ہیں, اور ہماری جو ڈومیسٹک سچویشن ہے وہ کوئی اچھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آج پیش کیے جانے والے بجٹ جو ہے ہمارے میڈیکل سسٹم کو کتنا سپورٹ کر رہا ہے, کس حد تک سپورٹ کر رہا ہے, اس پر بھی بات کی اس بریک کے بعد. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد بات کر لیتے ہیں کہ آج دیا جانے والا بجٹ جو ہے وہ ہمارے میڈیکل سسٹم کو کتنا سپورٹ کر رہا ہے. ماضی میں جو دیے گئے بجٹ تھے وہ فگر کیا تھا, آج کا فگر کیا ہے. خاصی ہمیں بہتری تو نظر آئی ہے, لیکن آج ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب نے خصوصی پیکیجز کا اعلان کیا ہمارے فرنٹ لائن سولجرز کے حوالے سے, ڈاکٹرز کے حوالے سے, پیرامیڈک سٹاف کے حوالے سے. اس میں انہوں نے کہا کہ مالی مراد دی جائیں گی. کچھ 7 پوائنٹس جنہوں نے ہائی لائٹ کیا. انہوں نے کہا کہ فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کا تحفظ ہے, میڈیکل پروفیشنلز کی تربیت ہے, سپورٹ میکانزم ہے, ڈاکٹرز اور ان کے اہل خانہ کی صحت کا تحفظ ہے, صحت کے نجی شعبے کو مراد کی فراہمی یقینی بنائیں گے, اور قومی سطح پر ان ہیروز کی یادگار کو تازہ کیا جائے گا, جس کے لیے انہوں نے 6 سپٹمبر کا انتخاب بھی کیا ہے. لہٰذا ڈاکٹرز اور طبی عملے کے لیے معاشی اور سیکیورٹی تحفظ پر مبنی پیکج, کیا اعلان کردہ پیکج سے طبی عملے کے تحفظات دور ہو پائیں گے؟ صدر آپ سے آغاز کریں, بتائیے گا مورلی اگر ہم دیکھیں ایک اچھی چیز ہے, لیکن طبی عملے کے جو تحفظات ہمیشہ سے رہے ہیں کہ اس شعبے کو ہمیشہ سے نیگلیکٹ کیا جاتا رہا, کیا اس بار وہ کمیاں پوری ہو جائیں گی؟ دیکھیں سریاب, اگین آئی وڈ لائک ٹو گو ٹو دی انٹرنیشنل فورمز. آپ جہاں پہ سمجھتے تھے کہ ان کا بڑا زبردست سسٹم ہے, میڈیکل کیئر کا سسٹم ہے, چاہے امریکہ میں اوباما کیئر کے پیکج کی بات کی جائے یا NHS کی بات کی جائے UK میں, اس وقت جس طرح کا بوجھ کسی بھی ملک کے ہیلتھ کیئر سسٹم پہ پڑا ہے, میرے خیال میں اس کا کوئی کمپیریزن دنیا میں اس سے پہلے نہیں کیا جا سکتا. اب جیسا کہ پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ ہماری باقی کمیاں ہماری اس سچویشن کو مزید گریو بناتی ہیں. ہمارے یہاں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آپ نے جو بہترین, ہم نے ایک سروے کنڈکٹ کیا تھا, اگر میں کراچی کی بہترین میڈیکل یونیورسٹی کی بات کروں جو کہ 90 کی دہائی میں 80 کی دہائی میں بنی تھی, یو وڈ بی سرپرائز ٹو نو کہ 99% اس یونیورسٹی کے گریجویٹس نہ پاکستان میں ہیں نہ پاکستان میں پریکٹس کر رہے ہیں. تو یہ برین ڈرین تو پچھلے 50 سالوں سے 60 سالوں سے چل رہا تھا. ایون پیپل ہو کم بیک ٹو پاکستان ہیو ریزرویشنز, یعنی وہ وہاں سے اپنی ایکسپرٹیز لے کے آتے ہیں اور یہاں پہ وہ مختلف طرح کے مسائل کو فیس کرتے ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس پینڈیمک کے شروع ہوتے ہی جب ہیلتھ کیئر ورکرز نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی, تو یہ ڈاکٹر یاسمین صاحبہ جو کہ اسی فریٹرنٹی سے تعلق رکھتی ہیں, انہوں نے کیسے ان کو جواب دیا. ان کے تحفظات بالکل بجا ہیں, لیکن جو آن سلاٹ آ رہا ہے اور جو اس وقت کے ان کے مسائل ہیں, اس میں اگر آپ دیکھیں کہ not one thing is affecting them. آپ زیادہ سے زیادہ کیا بات کریں گے؟ اس وقت آپ کہیں گے کہ جی ان کے لیے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے, ان کے لیے یونیورسٹیز ہوں, ان کی تنخواہیں یہ کر دیں. ابھی تو جو آن سلاٹ آ رہا ہے اس کے اندر آپ کی چھوٹے چھوٹے ڈیسیجنز بھی ان کو امپیکٹ کریں گے. مثال کے طور پہ جو پاکستان آنے والی اس وقت فلائٹس ہیں, اعلان کر دیا کہ اوورسیز پاکستانیز کو نہ آئسولیشن کی ضرورت ہے نہ ٹیسٹ کرانے کی ضرورت ہے. یہ سب چیزیں ان کی بوجھ میں اضافہ کرتی ہیں. لیکن اگین لوکنگ ایٹ دس پرٹیکولر بجٹ اونلی, ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کووڈ-19 کی ڈائگنوسٹک کٹس پہ اور اس کے علاوہ کینسر کی ڈائگنوسٹک کٹس پہ کمپلیٹلی اس کے اوپر سے ٹیکسز ہٹا دیے گئے ہیں. سو دے آر ٹرائنگ ٹو ڈو تھنگس, لیکن جو پرابلمس ہیں, جو فیکشنز ہیں, وہ اتنے ڈیپلی انٹرینچڈ ہیں. آپ اس وقت دیکھیں کہ پرائیویٹ ہسپتال اپنے آپ میں ایک مافیا ہیں, ڈاکٹرز اور ان کا عملہ اتنا نہیں کما پاتا. فارماسیوٹیکل کمپنیز کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں اس کے مسائل آپ کو بتھیرے نظر آئیں گے. آل دیز آر اسکینڈلز وچ آر میکنگ دا پرابلم مور گریو. اس کا سارا حل ایک بجٹ میں تلاش کرنا, آئی تھنک یہ ہماری اپنی خام خیالی ہوگی. مطلب پیکیجز اناؤنس کر دیے ہیں, بہت سارے پوائنٹس یہاں پر ہائی لائٹ کر دیے ہیں, لیکن ان کی ڈیلیوری اور اس حوالے سے جو اس کی مطلب یعنی کہ پہنچانا ہے ان سب چیزوں کو ڈاکٹرز تک, وہ ایک بہت مشکل ٹاسک ہوگا. ابراہیم, یہ جو 7 پوائنٹس ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ان پر اگر کام کیا جائے تو ہیلتھ کیئر آٹومیٹکلی آپ نے اس کو ایک پروونشل مسئلہ بنا دیا جو آپ کے مسائل میں مزید اضافہ کرتی ہے, بیکاز ہیلتھ کیئر از ناؤ اے پروونشل سبجیکٹ. تحفظات دور ہو پائیں گے ابراہیم یہ اگر 7 پوائنٹس ان پر کام کیا جاتا ہے تو؟
देखें, हमारी हुकूमत ख़ुद कह रही है कि उसकी जो माशी मुश्किलात हैं उसमें बहुत बड़ा हाथ जो है वो कोरोना का है, और यकीनन कोरोना की वजह से माशी मुश्किलात बढ़ी भी हैं, और इस कोरोना से फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं हमारे डॉक्टर्स। तो हमें ज़ाहिर है कि ये यकीनी बनाना है कि हमारे डॉक्टर्स के पास जो हिफाजती किट्स हैं वो भी मौजूद हों। इसके अलावा ज़ाहिर है कि जिस तरह हमें और दीगर लोगों को अपने अहल खाना और अजीज़ व अकारिब अजीज़ हैं, तो ये डॉक्टर्स जो बराह रास्त कोरोना पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं, तो ये भी घर से निकलते होंगे, इनकी भी फैमिलीज़ को उसी किस्म के खदशात होंगे जिस तरह के दूसरे लोगों को, तो इनको यकीनन मराद दी जानी चाहिए। लेकिन मैं इस बात पे हैरान हूँ कि हमें तो हुकूमत जो है वो बार बार ये बता रही है कि अब हमारे पास इनके लिए जो हिफाजती किट्स हैं उनकी कोई कमी नहीं है, बल्कि हमें तो जो वज़ारत साइंस है उसने तो हमें बताया कि हम ये जो इक्विपमेंट वगैरह है इसके लिए तो कोई हमें $10 करोड़ के बैरून मुल्क से भी ऑर्डर मिले हैं, और अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम इसको एक्सपोर्ट कर सकें। तो बज़ाहिर कोई वजह नज़र नहीं आती कि इनके पास वो हिफाजती किट्स वगैरह ना हो। हाँ, जहाँ तक मराद की बात है वो इनको मराद देनी चाहिए। कुछ सूबों में ये पहले पैकेज इंट्रोड्यूस करवाया गया था कि इनको 1 माह की जो है वो तनख्वाह ज़्यादा दी जाएगी, यानी 1 माह में जितनी इनकी तनख्वाह है उससे 2 गुना दी जाएगी। लेकिन अगर आप इनकी मराद में जिस तरह के इस पैकेज में इजाफा किया गया है तो वो बढ़ाएं तो अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अहम बात यह है कि इनकी बात सुनें, क्योंकि देखें हमारे जो हुकूमती रहनुमा हैं या अपोजिशन के तर्जुमान हैं या दीगर जमातों के, वो इस वक्त इस कोरोना से फ्रंट लाइन पे नहीं लड़ रहे। अब जब ये मशवरे दे रहे थे हुकूमत को कि हमें जो है कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए क्या करना चाहिए, तो जिस तबके के मशवरों को हमने सबसे कम तवज्जो दी वो ये डॉक्टर्स थे। हमने तो ये भी देखा कि बल्कि हमें बलूचिस्तान में कोयटा में हमने यहाँ तक भी नौबत आई कि हमने इनके ऊपर लाठी चार्ज कर दिया, और अब भी प्राइम मिनिस्टर जैसे हर रोज़ मीटिंग्स करते हैं, 3-4 मीटिंग्स उनकी होती हैं कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए, हर रोज़ वो एक मीटिंग चेयर करते हैं। तो इनके नुमाइंदों को भी बुलाएं, इनकी एसोसिएशंस को बुलाएं, पाकिस्तान के जो टॉप डॉक्टर्स हैं उनको बुलाएं, इनकी बात सुनें, इनके तहफ़्फ़ुज़ात भी सुनें, और इनकी जो रिकमेंडेशंस हैं इस वक्त कोरोना का फैलाव रोकने के लिए, क्योंकि असल ट्रेंड्स तो इनको पता है कि हॉस्पिटल्स में कितने मरीज़ आ रहे हैं। ये जो सरकारी आदादो शुमार आ रहे हैं, मैं पाकिस्तान जैसे मुल्क जहाँ पूरी जमहूरियत नहीं है, इंडिया जैसे मुल्क, ईरान जैसे मुल्क, सऊदी अरेबिया, चीन जैसे मुल्क, यहाँ कभी भी सरकारी आदादो शुमार जो हैं वो ठीक नहीं होते। तो सरकारी आदादो शुमार जो हैं वो उनके ऊपर सिर्फ नहीं जाना चाहिए, इनकी बात सुननी चाहिए, इनको असल रुझानात पता हैं, इनके जो अंदाजे हैं वो भी निस्बतन बेहतर होंगे। तो प्राइम मिनिस्टर साहब इतने मुसाफियों के साथ भी बैठ रहे हैं, बिजनेसमैन के साथ बैठ रहे हैं, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के लोगों से बैठ रहे हैं, तो इनके साथ भी बैठे और इनके तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर करें। चलिए अनिका, आपकी तरफ आने से पहले एक पॉइंट मैं यहाँ पर हाईलाइट कर दूँ कि बताया गया, ऐलान में अपने कहा गया डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब की जानिब से कि हमने कल भी कहा था, आज भी कह रहे हैं कि शुहदा पैकेज का हमने ऐलान किया, हम उस पर कायम भी हैं, और इस सिलसिले में 30 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की जो रकम है वो मुख्तलिफ ग्रेड्स के हवाले से उसका तयन किया गया है, उसका इंतखाब किया गया है। तो ये भी एक पॉइंट है, हमें यहाँ पे भी सराहना है गवर्नमेंट को किसी न किसी एतबार से। देखिए आपका सवाल बेसिक ये है कि तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। ये सवाल का जवाब देने से पहले मुझे नहीं पता कि बहुत सारे लोग सलाम पेश कर रहे हैं मेडिकल एंड पैरामेडिकल स्टाफ को, मैं उनको थैंक यू भी कहना चाहूँगी कि हम हमेशा पाक फौज को सराहते हैं कि वो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं और अपनी जान हथेली पर रखकर मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। उसी तरीके से आज ये डॉक्टर्स जो हैं वो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं और अपनी जान जो है हथेली के अंदर रखकर पूरे पाकिस्तान के लिए एक आसानी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी हिम्मत से ज़्यादा बढ़ के आसानी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले तो उनका शुक्रिया। तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं हो पाएंगे ज़रियाब, वो क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ात बहुत ज़्यादा हैं। मैं इसके अंदर हुकूमत को मोरद इल्ज़ाम इसलिए नहीं ठहरा रही क्योंकि हुकूमत जो कुछ कर सकती है वो करने की कोशिश कर रही है। वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि PPEs का मामला शॉर्टेज ना हो, वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं N95 KN95 और सर्जिकल मास्क की शॉर्टेज ना हो, वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ से वेंटिलेटर्स और ज़्यादा डिमांड आती है वहाँ वो भेजे जाएँ। वो अपनी तरफ से ये भी कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर्स की बात को सुना जाए, हालांकि शुरू के अंदर उनकी बात को नहीं सुना गया, लेकिन उसके बावजूद भी जो पेंडेमिक है, ये जो मसला है वो इतना गंभीर है कि ये तहफ़्फ़ुज़ात अनफॉर्चुनेटली पूर्ण नहीं हो पाएंगे क्योंकि कोरोना वायरस के केसेस की तादाद बहुत तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रही है। तकरीबन 6,500 के करीब पिछले 24 घंटे के अंदर नए केसेस आए हैं, 107 नई अमवात वाक़या हुई हैं। अब तो
عام طور پہ آپ میں سے کوئی عوام کے اندر سے جو ہمارے ناظرین ہیں وہ کوئی اپنا سوشل میڈیا کھول لیں, کتنی ہی فہرست نظر آتی ہے جہاں اکثر لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آیا یا ہمارے کسی جاننے والے کی موت واقعہ ہو گئی ہے. تو اب یہ تحفظات کو دور کرنا بڑا مشکل ہے. اب ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ان ڈاکٹرز کو جو یہ رسپیکٹ اور عزت ڈیزرو کرتے ہیں وہ دی جائے. دوسرا, ان کو سیکیورٹی فراہم کی جائے, وہ سیکیورٹی جو یہ چاہ رہے ہیں, اس لیے کیونکہ جو پیشنٹ کے اٹینڈنٹس آتے ہیں وہ ان سے بدتمیزی کرتے ہیں, ان سے لڑتے ہیں, ان سے نازیبا باتیں کرتے ہیں, الفاظ ایسے بولتے ہیں جس سے یہ ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں. ہمیں ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی موٹیویشن کا اس وقت بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. میں سراہتی ہوں حکومت کو کہ حکومت نے اس طرح کا ریلیف پیکج ان کے حوالے سے سوچا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی رسپیکٹ جو کہ عوام کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے کہ اگر آپ کے پیشنٹ کو کورونا پازیٹیو کیا ہے تو خدا را ڈاکٹر کے اوپر یا نرس کے اوپر یا پیرامیڈیکل سٹاف کے اوپر حملہ نہ کر دیں. اگر آپ کے کسی پیشنٹ کی موت واقع ہوئی ہے تو دھاوا نہ بول دیں, ہسپتال کو نقصان نہ پہنچائیں, اس لیے کیونکہ ابھی ایک ایک چیز ہمارے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے اور بڑی قیمتی ہے. جنرل صاحب, اس جو آج پیکج دیا گیا ہمارے پیرامیڈک سٹاف کو, ہمارے ڈاکٹرز کو میڈیکل سسٹم کی سپورٹ کے لیے, اس کے بعد تحفظات دور ہوتے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک لحاظ سے تو بہت اچھا ہے کہ نہ ہونے سے کچھ نہ ہونے سے تو بہت کچھ ہے, وہ بہتر ہے اس لحاظ سے. اور ایک چیز, ایک مسئلہ ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے کہ یہ لوگ ہیں جو ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کے لیے بعد میں بھی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے کیونکہ یہ بیچارے قربانی دیتے ہیں. لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ یہ جو پیسہ کوئی بھی ہو وہ انسان کی جان کا نعم البدل نہیں ہوتا, کیونکہ فیملی جو ہے اس کے لیے وقتی طور پہ کچھ تو اس کو مل جاتا ہے, کچھ کمپنسیشن ہو جاتی ہے, لیکن بالآخر انسان کی کمی پوری نہیں ہوتی. لہٰذا جو فوکس ہے وہ ہونا چاہیے ان کی سیکیورٹی پہ, جو کہ ان کے پی پی ای جو پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ ہے وہ ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ مختلف جگہوں پہ, کیونکہ یہ ایک پرابلم نکلی ہے تو اس کے آہستہ آہستہ اس کے ساتھ آپ دیکھیں تو ڈیولپمنٹس بھی نئی نئی آ رہی ہیں سامنے جن سے ان کو تحفظ مل رہا ہے. یہ جب آپ سنتے ہیں کسی جگہ سے, کسی ہاسپٹل سے کہ جناب ڈاکٹر ٹیسٹ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو اکوپمنٹ نہیں ملا, ان کو جو پرسنل ان کے پروٹیکشن کا اکوپمنٹ ہے وہ ان کو نہیں دیا گیا, تو میرا خیال ہے وہ ایک قتل کے مترادف ہے, وہ بہت بڑی زیادتی ہے. کسی کو صرف ماسک کا ملنا یا گلوز کا مل جانا یہ کافی نہیں ہے, کیونکہ ڈاکٹرز کا بڑا انٹیمیٹ قسم کا کانٹیکٹ ہوتا ہے پیشنٹ سے اور ان کو بڑی کمپریہنسو پروٹیکشن کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن وہ جب آپ دیکھیں کہ آ کے آپ نے تقسیم کر دیا, وہ اکوپمنٹ وغیرہ بانٹا, اس کے بعد اس کی شارٹیج ہونی شروع ہو گئی کیونکہ پیشنٹ بڑھنے شروع ہو گئے, تو ادھر توجہ دینی بہت ضروری ہے کہ جان بچائی جائے, نہ کہ کمپنسیشن پہ زیادہ زور ہو. بہرحال کوئی اس کے باوجود اگر کسی کی جان چلے جاتی ہے خدا نخواستہ تو اس کو کمپنسیشن ملنا بھی اس لحاظ سے بہتر ہے, لیکن زیادہ ضرورت اس بات کی ہوگی کہ ماڈرن اکوپمنٹ جو ہے وہ باہر سے پروکیور کیا جائے, پھر یہاں مینوفیکچرنگ کا انتظام کر کے تو ڈاکٹرز کی جان بچانے کا ہر حالت میں انتظام کیا جائے, تاکہ یہ کسی کو شکایت نہ ہو کہ اس کو اکوپمنٹ نہیں ملا تھا جس کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی یا ان کے کسی عزیز کی جان چلی گئی. اسی طرح ڈاکٹرز کو بڑی اوور ٹائم ڈیوٹیاں کرنی پڑ رہی ہیں پیشنٹس کے بڑھنے کی وجہ سے, تو وہ بھی بڑا ضروری ہے کہ یہ ڈاکٹر اوور ورک نہ ہو. اس کے لیے بھی کچھ آرگنائز طریقے سے ان سے کام لینا ضروری ہوگا. صرف پرائیویٹ ہاسپٹلس میں بہت زیادہ پیسہ دے رہے ہیں ڈاکٹرز کو بھی وہاں خوشی سے کام کر رہے ہیں, لیکن سرکاری ہاسپٹلز میں اکوپمنٹ کی شارٹیج اور لوگوں کا مسئلہ ہے کہ وہاں پہ اوور ورک نہ ہو. تو یہ ایشوز ہیں ان کے, وہ دیکھیں گے نہیں ہوگا تو وہ پھر لازماً پھر سڑکوں پہ آپ کو احتجاج کرتے پیکج کی اناؤنسمنٹ ہوئی وہ یقینی طور پر پازیٹیو تو ہے, لیکن جان ہے تو جہان کے ساتھ. ایک چیز اور اس میں ذریعہ ایک اس میں جو اور پرابلم تھی وہ یہ ہے کہ جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں ان کو ریگولیٹ کرنے کے بارے میں گورنمنٹ نے کچھ نہیں بتایا, کیونکہ ان کو ہیلپ کرنے کے لیے تو کہا ہے کہ ہم ہیلپ کریں گے, ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, لیکن وہ پہلے ہی بڑا لوٹ رہے ہیں لوگوں کو. تو میرا خیال ہے کہ بجٹ میں یہ بھی کچھ اگر آپ ان کو سبسیڈائز کر رہے ہیں یا کون, تو ان کو اس چیز پہ بھی لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ. آپ کا آگے لاسٹ 2 منٹ ہے میرے پاس, میں مونا کی طرف جاؤں گی. مونا جی ذریعہ, میرا خیال ہے کہ ڈاکٹرز کے لیے جو پیکج ہے دیر آئے درست آئے والی بات ہے کہ یہ پہلے ہی آ جانا چاہیے تھا, ان کی جس طرح کی شکایات تھیں. اور میں اس کو ایکویٹ کرنا چاہوں گی کہ جیسے ہمارے ملک میں جب بھی دہشت گردی کے خلاف کوئی آپریشن ہوتا تھا, جیسے
रद्दुल फसाद और ये ज़रब अर्ज़ राह निजात वगैरह वगैरह, तो उस वक्त हम लोग ख़ास तौर पर ये जो हमारे आर्मी के जवान होते थे या हमारी जो आर्मी होती थी, उनको बतौर ट्रिब्यूट हम ख़ास तौर पर माली एलोकेशंस उनके लिए बजट में ख़ास किया करते थे। आखिर गवर्नमेंट ने शोहदा पैकेज से इक्वेट करने वाली बात की है कि डॉक्टर्स के लिए भी उसी किस्म के मरात और उसी किस्म के इंसेंटिव्स होने चाहिए। ये फिर मैं कहूँगी कि पहले ये ख्याल होना चाहिए था, लेकिन अब भी चलें, अच्छी बात है कि इस तरफ उनका ध्यान गया है। 130% वैसे भी बजट हेल्थ का बढ़ाया गया है ओइंग टू कोरोना वायरस, क्योंकि हमारा ये जो तालीम और सेहत का शोबा है, अनफॉर्चुनेटली इसको हमने हमेशा से एक ऐसी चीज़ समझा जो कि गैर ज़रूरी है और शायद मायने खेज नहीं है। तो अब बिलाखिर ये जो एलोकेशन है ये भी अच्छी है, लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि उनके खदशात शायद दूर नहीं होंगे। उसकी वजह यह है उसका ज़्यादा इस शायद पैकेज से जितना उनका अजाला हो पाए उनकी शिकायत का, वो तो ठीक है, वो अपनी जगह ज़रूर होगा, लेकिन उनकी दीगर जो शिकायत हैं वो पॉलिसी डायरेक्शन और कोरोना वायरस पर जो हमारी हिकमत अमली है उसके मुतालिक भी उनकी शिकायत हैं। डॉक्टर्स ने बाकायदा आपदीदा होकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि उनके जो व्यू पॉइंट्स हैं उनको उस तरह से खातिर में नहीं लिया गया है कोरोना वायरस के खिलाफ हिकमत अमली बनाते हुए जितना लिया जाना चाहिए था। कभी भी जब भी किसी चीज़ का फुकदान होता है या किसी भी चीज़ का क्राइसिस आता है तो उसके एक्सपर्ट से सबसे ज़्यादा रुजू किया जाता है और उनको पॉलिसी मेकिंग का सबसे अहम जुज़ बनाया जाता है। इस मरतबा कोरोना वायरस के हवाले से स्ट्रैटेजी बनाते हुए क्योंकि ये चीज़ नहीं की गई थी, तो लिहाजा मैं समझती हूँ कि अपने हद तक तो जो उनके खदशात हैं शायद वो दूर हो पाए, लेकिन पॉलिसी रिलेटेड जो उनके खदशात हैं वो दूर होना बड़े ज़रूरी हैं। वो फिलहाल दूर होते हुए नज़र नहीं आते क्योंकि डायरेक्शन बनाने में उनके जो इनपुट्स हैं वो मद्देनजर रखकर बनाया है। मोना, आप ही के पॉइंट को इंडोर्स करूंगी कि देर आए दुरुस्त आए, पैकेज अच्छा है, सराहते भी हैं, लेकिन कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं, और वो ये कि वाईडीए के सरबराह हों या पीएमए के डॉक्टर्स हों, सेहत के मामलात के हवाले से फैसले जब किए जाएं उनमें उनकी मौजूद और इनके मशवरे पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।